हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड जोन पटना पे। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो अब तक हमने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप से मोलर मासेस M2 मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट निकालना सीखा। बट उसमें हमने आपको एक क्लियर कट बताया हुआ था कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए। सिंस ये सारी चीजें जो हमने इसके पहले पढ़ी वो क्या थे, जरा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो सारी क्या थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जब मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया था तो बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ बताया था कि कोलिगेटिव लाइक डेमोक्रेटिव या कोली का लैटिन वर्ड सब कुछ आपको बता दिया था। अभी शॉर्ट में इतना कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती थी, तो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये आपको पता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट। अगर इनके नंबर से ही हमें मतलब है तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था जब मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू की थी लेक्चर 5 में, आप जाकर देखेंगे नियर अबाउट 13, 14 या 15 मिनट पे मैंने आपको क्लियर एक टॉपिक पढ़ाया था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें हमने क्या लिया था कि जो हमारे सॉल्यूट हैं उनकी क्या क्या बिहेवियर्स होनी चाहिए। अब वो नॉर्मल्स का सब हम पढ़ चुके हैं। क्या रीजन था कि वहां पे जो हमने पढ़ा था, मेन क्या पढ़ा था कि जो सॉल्यूट है वो जाके सॉल्यूशन में आइदर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करे। आप जाके लेक्चर 5 में भी देख सकते हैं। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमारा क्लियर था कि हमारा सॉल्यूट जाके एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं करे। तो जब एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करता था तो उनके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके नंबर वही रहते थे जो हमने लिया है। नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर वही रहेंगे जो लेंगे। कब? जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करे। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी हैव सो फार डिस्कस्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता था? जिनके सॉल्यूट्स एसोसिएट और डिसोसिएट ना करे। बट अगर ऐसा केस आ जाए कि इनके सॉल्यूट्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन करने लगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पार्टिकल चेंज होगा। डिपेंड ऑन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कब बढ़ेगा कब घटेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करने लगे तो बहुत क्लियर कट है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ने या घटने लगेगी और तब हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा। और जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी जो हमने पढ़ी थी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यही हमारा डिस्कशन है आज का। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अब तक जो हमने पढ़ा था वो सारी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि वहां पे हमारे सॉल्यूट क्या हो रहे थे? हमारे सॉल्यूट नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, सॉल्यूट नहीं बदल रहे थे। और जब सॉल्यूट के नंबर नहीं बदलेंगे तो वही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कि डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब सिंस अब एबनॉर्मल टाइप, नॉर्मल खत्म, एबनॉर्मल टाइप में हमारा क्या होगा? सॉल्यूट एसोसिएट भी करेगा, सॉल्यूट डिसोसिएट भी करेगा। तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट बदलेंगे। तो इसके रेफरेंस में जो हमारी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम नॉर्मल मोलर मासेस निकालते थे, तो अब एबनॉर्मल के केस में एबनॉर्मल निकालेंगे। वहां भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया था और मैंने आपको बोला था कि एसिटिक एसिड को जब भी हम बेंजीन में डालेंगे, एसिटिक एसिड का दो केस लिया था हमने, एक वाटर में एक बेंजीन में। ये बेंजीन है। तो जब वाटर में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था और बेंजीन में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था? तो वाटर में डाल रहे थे तो आप जाके देख सकते हैं डिसोसिएट हो रहा था, पढ़ाया हुआ है लेक्चर 5 में ही। और जब बेंजीन में डाल रहे थे तो एसोसिएट हो रहा था। तो ये तो क्लियर हो गया कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहे हैं। अब एसोसिएशन होने से क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ रहा है और डिसोसिएशन होने से किन किन चीजों पे फर्क पड़ रहा है, सॉल्यूट्स कब बढ़ रहे हैं, उनकी सीपी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम दो टर्म अब डिस्कस करेंगे, क्या? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा तो क्या होगा। तो चलिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केस देख लेंगे डिसोसिएशन का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिसोसिएशन का केस कि जब भी हम एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट। एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं नमक का।
NaCl, पानी में डालेंगे डिसोसिएट होकर Na+Cl-। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हमने, बट जब हमने NaCl डाला था नमक के 1 मोल तो वो एक ही थे आयन, बट एक ही मोल थे। जब Na+ और Cl- में टूट गया तो 1 के जगह पे क्या होगा 2, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया इंक्रीज कर गया, 1 के जगह पे क्या हो जाएगा डिसोसिएशन में इंक्रीज कर जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अंडर द डिसोसिएशन कि इन डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस विल नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे सॉल्यूट के बढ़ जाएंगे। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको NaCl का, देख लीजिए जब हमने लिया तो 1 है और जब वो ब्रेक डाउन कर गया तो Na+ और Cl- 2 में, तो लिया था हमने 1 और बन गए 2, तो इसलिए नंबर ऑफ इनके सॉल्यूट्स क्या हो गए बढ़ गए, नंबर इनके बढ़ गए। और सिंस हमें पता है कि जब हमारे नंबर बढ़े सॉल्यूट के जो नंबर बढ़ जाएंगे तो उससे हमारी Cp भी क्या होगी, क्योंकि हमने शुरू में बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp रिजेंबल्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो शुरू में हम जब ने कहा था कि ये डिपेंड किस पे करेगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, तो जब हमारा नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया तो Cp भी हमारी बढ़ जाएगी, आयंस बढ़ेगा तो Cp भी बढ़ेगी, किसमें डिसोसिएशन में। अब जब Cp बढ़ जाएगी तो इनका मोलर मास डिस्कस करना बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूलर मास। तो अब इनके मॉलिक्यूलर मास पे क्या होगा आप गेस कीजिए। बहुत सिंपल है गेस करना। अगर आप यहाँ के रेफरेंस में यहाँ पे देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा लोअर हो जाएगा प्रीवियस वन से। क्लियर है? बहुत क्लियर है, क्योंकि पहले देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन में था, बाद में ब्रेकडाउन हो गया, चीजें टूटेंगी मॉलिक्यूलर मास घटेगी। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि जब कोई भी चीज डिसोसिएट करेगी तो उनके आयंस तो बढ़ जाएंगे, और सिर्फ सिंस उनके नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp के लिए क्लियर होना चाहिए, नहीं तो लास्ट चैप्टर से कंफ्यूज नहीं होना है। Cp बोल रहा हूं जो वो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्लियर रहना चाहिए Cp के लिए। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यही तो सॉल्यूट का डेफिनेशन, यही तो कोलिगेटिव का डेफिनेशन है कि डिपेंड किस पे करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। अब मोलर मास देख रहे हैं कि पहले बड़ा था टूट के छोटा हो गया, तो मोलर मास क्या हो गया घट गया। इसी तरह सिमिलरली हम डिस्कस कर लेंगे किसके लिए एसोसिएशन के लिए, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था डिसोसिएशन के लिए, इन द सिमिलर मैनर हम डिस्कस कर लेंगे एसोसिएशन के लिए। अब एसोसिएशन में चीजें क्या होंगी नाम से क्लियर है, किसी भी चीज का आप एसोसिएशन देखिएगा तो सब लोग जुड़ जाते हैं, टीचर एसोसिएशन, सारे टीचर एक साथ आएंगे तो अब जुड़ेंगे, जो यहाँ चीजें टूट रही थी अब चीजें जुड़ेंगी, जब चीजें जुड़ेंगी तो उनके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे देखिए आप खुद गेस कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चीजें क्या होंगी उनकी नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जब हम डालेंगे 2 मोल तो बन जाएगा क्या 1 मोल। क्लियर है? डाइमर बनेगा, जब डालेंगे 2 मोल तो बन जाएगा 1 मोल। अब जब इनकी नंबर ही कम हो जा रही है तो फिर Cp यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, क्योंकि वो डिपेंड तो सॉल्यूट के नंबर पे ही करेगी, अमाउंट पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही डेफिनेशन होता है कि वो अमाउंट पे, लाइक डेमोक्रेसी अमाउंट पे, नेचर पे नहीं। तो अमाउंट क्या हो गया घट गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी घट जाएगी। बहुत क्लियर है, जब अमाउंट बढ़ता था तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती थी, तो अमाउंट घट रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। अब जब चीजें टूट रही थी तो बिखर रही थी तो वो उनकी मॉलिक्यूलर मास कम हो रही थी। अब चीजें जुट रही हैं, जैसे मैं और मेरे साथ कोई और जुड़ जाए तो दोनों का मास एक साथ आने पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास जो लोअर था वो कहां चला जाएगा हायर पे। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप इतना समझ गए तो एक चीज यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Cp में और मोलर मास में क्या रिलेशन है। एक चीज आप यहां बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो Cp बढ़ रही है, एंड व्हेन Cp इज इंक्रीजिंग मोलर मास इज डिक्रीजिंग, इन वाइस वर्सा व्हेन Cp इज डिक्रीजिंग मोलर मास इज इंक्रीजिंग। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में क्या रिलेशन है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास यानी M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज क्लियर करने के लिए मैंने आपको इतना समझाया
कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी रिलेशन आएगा मोलर मास के लिए उसका उल्टा आएगा। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब बढ़ रही है तो मोलर मास घट रहा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाइस वर्सा, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है मोलर मास बढ़ रहा है, दैट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रिलेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आएगा उसका उल्टा सेम रिलेशन फॉलो करेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आप इतने अच्छे से सब चीजों को समझ गए हैं तो इसको हम बढ़ेंगे आगे। अब सब सिंस ये सारी चीजें हो रही हैं, हमारी सीपी बदल रही है, हमारे मोलर मास बदल रहे हैं, तो जो हम नॉर्मल पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सारी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो इनको रब करेंगे और उस एबनॉर्मल के आने के कारण जो अब तक हमने 4 सीपी पढ़ लिया, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो तो तभी तक हमारे काम में आएंगे फॉर्मूले जब तक हमारा नॉर्मल मोलर मास हो। नॉर्मल जब तक एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो। बट जब आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारा डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमें आइडियल सॉल्यूशन ही मिले एग्जाम में। जब हमें आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट इज दे कैन डिसोसिएट और एसोसिएट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, तब ये सारी कंडीशन बढ़ेगी। और जो नॉर्मल मोलर मास है या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, अब एबनॉर्मल, तो नॉर्मल से एबनॉर्मल में चेंजेस करने के लिए हम सारे फार्मूला को फिर से तो डेराइव नहीं करेंगे, तो वेंट ऑफ आएगा और एक नया फैक्टर ऐड करेगा, तो हम इसको रब करेंगे और फिर हम उस फैक्टर पे चलेंगे कि वेंट ऑफ ने ऐसा क्या फैक्टर दिया कि हमारा पीछे का सारा फार्मूला लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के बाद यूजफुल रह गया। तो बड़े ध्यान से एक बार और समझ लीजिए कि अब तक हमने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि वहां जो सॉल्यूट थे वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन बन रहे थे। इसलिए अब तक जो पढ़ा वो अब चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉल्यूट है वो एसोसिएट और डिसोसिएट करने लगी है, जो मैंने अब तक आपको बताया कि एसोसिएशन से क्या फर्क पड़ रहा है। और सिंस एसोसिएट होने से नंबर ऑफ सॉल्यूट्स आइदर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और सॉल्यूट्स के अमाउंट पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऑल्टर हो रहा है, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नॉर्मल के सारे फार्मूला को डिराइव करके लेके यहां तक पहुंचे हैं, तो अब तो सारा छोड़ नहीं सकते हैं। तो वेंट ऑफ ने आके एक ऐसा फैक्टर दिया कि प्रीवियस में उस फैक्टर को ऐड कर देने से एबनॉर्मल में वो सारे फार्मूले फिर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आप टॉपिक लिख ले क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, तो इसके बारे में थोड़ा लिख ले पहले आप, तो आपको और सही रहेगा कि वेंट ऑफ ने क्या किया। तो लिखिए वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लिखिए। वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस, अब वेंट ऑफ कोई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसका नाम तो अपने नाम पे ही रखेगा। तो वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर, उस फैक्टर को डिनोट किया गया था स्मॉल आई से। सो वेंट ऑफ ने डिनोट किया था, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये चीजें बहुत क्लियर है कि वेंट ऑफ ने एक फैक्टर दिया, वो फैक्टर हमारे किस काम के आएगा, वो फैक्टर हमारे काम आएगा जब हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एबनॉर्मल की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो उन सारे फॉर्मूले को अगर हम चाहें कि यहाँ यूज करना, तो एक वेंट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करना होगा। तो हम कह दिया हमने कि वेंट ऑफ ने इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर जिसको हम डिनोट स्मॉल आई से करते हैं, और उसको कहते हैं क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। सो क्यों किया, क्या किया, उसके लिए भी एक लाइन लिख लीजिए। The next line you should write that to account for the extent of, to account for the extent of, दो ही चीजें हुई थी, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यही लिख दे रहा हूं कि आपको आसानी हो, ठीक है। जब ये दोनों चीजें आप जान गए हैं तो एक फॉर्मूला भी जान जाइए। और मैंने पहले, अभी इसके पहले आपको बहुत क्लियर कर दिया था कि डिसोसिएशन होने से क्या हो रहे थे, नंबर्स बढ़ रहे थे किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बट मोलर मासेज उसके उल्टी हो रही थी। मैंने रिलेशन प्रूफ कर दिया था
कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मासेस का रिलेशन इनवर्सली होता है। तो जो रिलेशन हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लिखेंगे वो उल्टा हो जाएगा मोलर मासेस के लिए, और जो मोलर मासेस के लिए लिखेंगे वो उल्टा किसके लिए हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। तो सबसे पहले वेंट ऑफ के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप। वेंट ऑफ का जो फैक्टर आई डिसाइड किया गया था वेंट ऑफ के द्वारा, उसको बोला गया था नॉर्मल मोलर मासेस डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल मोलर मास को जब एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वही वेंट ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हमने फिलअप कर दिया। अब हमारे लिए एक और छोटी सी चीज जाननी जरूरी है कि जो वेंट ऑफ का फैक्टर है आई आया था, डिसोसिएशन के केस के लिए कैसा रहेगा और एसोसिएशन के लिए कैसा रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं डिसोसिएशन के लिए। आई और फिर देख लेंगे हम एसोसिएशन के लिए। यहाँ टी के बाद आई छूट गया था, आप लिख लेंगे। तो डिसोसिएशन के लिए हम बहुत क्लियर हैं कि डिसोसिएट होगा तो आई बड़ी होगी किससे, 1 से, और एसोसिएट होगा तो आई छोटी होगी किससे, 1 से। तो इन सारी चीजों को हम आगे यूज करेंगे। आप लिख लीजिए कि फॉर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर एसोसिएशन आई इज लेस देन 1। तो इन सब चीजों का हम खूबसूरत इस्तेमाल करेंगे आगे। तो पहले आप इतना समझ गए, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगी। इन सब फैक्टर के इंक्लूजन करने के कारण क्या हुआ, तो वो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि वेंट ऑफ ने फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया था। तो आखिर वेंट ऑफ ने ये इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम पुराने जो हमारी सारी इक्वेशन है उसको मॉडिफाई कर दें और न्यू इक्वेशंस हमें मिल जाए, ताकि हम नॉर्मल मोलर मासेज में उन सारी इक्वेशन को यूज कर सकें। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार देके पॉइंट कि इंक्लूजन ऑफ आई मॉडिफाइज द, यार रब कीजिए और वहां से लिखवा देता हूं, रब कीजिए इसको और आगे, क्योंकि पूरा तो हमने देख लिया कि वेंट ऑफ ने अपना एक फैक्टर जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि हम मोलर जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो सारी इक्वेशंस को हम ड्रैग कर सके कहां पे, एबनॉर्मल में। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि वेंट ऑफ ने जो फैक्टर हमारे लिए लाया वो क्यों लाया, इंक्लूजन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर that is I, inclusion of वेंट ऑफ फैक्टर जिसको I से डिनोट करते हैं, उसने क्या किया, modifies the equation of colligative properties। अब उनको मॉडिफाई कैसे किया, तो मॉडिफाई करने के पहले हमें पुरानी चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि क्या न्यू मॉडिफाई किया। तो मैंने तो आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं ताकि दोनों का कंपेयर आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहला उसका कौन सा प्रॉपर्टी था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या था, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ वन क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब हमने एक एक वीडियो में सेपरेटली डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको यहाँ पे एक जगह पे कर दे रहा हूँ। तो जब हमारा ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट घट गया था, और ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस था। इन सब के लिए हमने पहले नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो पहले हम नॉर्मल को यहाँ लिख लेंगे और फिर अब नॉर्मल में क्या क्या चेंजेस आएंगे तो जरा टेबुलर फॉर्म में डाल दूं कि आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने नॉर्मल वाले के लिए। तो नॉर्मल में हमने क्या डिराइव किया था, याद कीजिए, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज X2। एलिवेशन ऑफ बीपी में हमने क्या किया था, बॉइलिंग पॉइंट था, तो डेल्टा टी के बाद बी लगता था, बी फॉर बॉइलिंग, और के पास भी यहाँ बॉइलिंग लगता था, और मोलालिटी, बस बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग हो जाता था इसमें।
तो डेल्टा टी एफ, के में भी बॉइलिंग की जगह यहाँ फ्रीजिंग के एफ, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से लिख देता हूं कि कोई भी गड़बड़ नहीं रहे। एफ और ये मोलालिटी स्मॉल एम, यहाँ पे क्या था पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ये सारी जो हमारी आई हुई थी वो क्या थी हमारी नॉर्मल, रेड पेन से लिख देता हूं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पर अब हम कहां चल रहे हैं, अब नॉर्मल से बढ़ के हम कहां चल रहे हैं, एब नॉर्मल में। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये सब हमने अपने लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 में डिस्कस किया। अब इन सब का प्रॉब्लम आ गया कि अब ये सारे जो वैलिड थे जब तक सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर रहा था आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। अब क्या हो गया कि अब उस एसोसिएशन या डिसोसिएशन चालू हो गई, तो अब हमारा सॉल्यूशन ही आइडियल नहीं रहा, तो इन इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करना है। तो इनमें मॉडिफिकेशन करना है तो पहले इनको एक बार और लिखूं ताकि न्यू वाले में क्या मॉडिफाई होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एलएचएस सबका कॉपी कर दें, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। बस इसमें एक फैक्टर आप ऐड करेंगे और वो फैक्टर क्या है आपको पहले से पता है, वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। तो बस स्मॉल आई लग जाएगा और बाकी सारी चीजें, सारी कहानी वही रहेंगी, कुछ भी बदला नहीं बदला, सिर्फ एक फैक्टर जुटा, कौन सा, स्मॉल आई का। सिमिलर फैशन सबके लिए होगा। तो डेल्टा टी भी अपनी जगह इक्वल टू एक फैक्टर जुटेगा आई, और कुछ भी नहीं बदलेगा। आई क्यों, वेंट ऑफ फैक्टर, और बाकी जो हमारा था वही रहेगा, स्मॉल एम फॉर्मूलालिटी, सब में वही डेल्टा टी एफ जुड़ जाएगा। क्या हमारा नया फैक्टर आई, आपके लिए रेड से लिख दे रहा हूं, यही मॉडिफिकेशन है, के एफ इंटू एम इन द सिमिलर फैशन, पाई इज इक्वल टू क्या जुड़ जाएगा, आई। वेंट ऑफ की बात मान लीजिएगा तो सारा फॉर्मूला वही काम में आ जाएगा जो पुराना था। तो ऐसे ये चीजें क्लियर हो गई कि जो हमने लेक्चर 5, 6, 7, 8 में इतना मेहनत करके डिराइव किया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जहां सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा था, वो पूरी तरह से स्पॉइल नहीं हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ वेंटॉफ के अटेम्प्ट के कारण। वेंटॉफ का इतना अच्छा प्रयास था कि वेंटॉफ ने पुराने में ही एक एक फैक्टर, सिर्फ अपना फैक्टर डाल दिया और सारे फॉर्मूले वही रह गए और हमारा काम हो गया। जो काम हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए करते थे अब एबनॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल वाले से नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करते थे, एबनॉर्मल वाले से एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। इतना जान गए हैं तो अब आई की एंट्री हो गई है। आई के बारे में एक छोटा सा इसको पहले रब कर लेंगे और पढ़ेंगे कि आई एसोसिएशन के लिए क्या होगा, डिसोसिएशन के लिए क्या होगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको आई के लिए बताया था कि डिसोसिएशन के केस में आई क्या होता है और एसोसिएशन के लिए क्या होता है, तो दोनों के लिए देख लें इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डिसोसिएशन के केस में मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि डिसोसिएशन के लिए आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1, एंड एसोसिएशन के लिए आई लेस देन 1। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी क्यों जरूरत पड़ी वो मैं अभी बता दूंगा। अब जब डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन 1 हो गया, हमने आपको एक आई का और फॉर्मूला यहाँ बताया था, याद कीजिए। आई को मैंने बोला था आपकी नॉर्मल मोलर मासेज बाई एबनॉर्मल मोलर मासेज, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। एक और चीज मैंने आपको प्रूफ करके दी थी, इसलिए मैं रेड में लिख देता हूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, मोलर मास के, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि मैंने बोला भी था कि जब चीजें टूटेंगी, डिसोसिएट करेंगी, तो उनके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो बढ़ जाएंगे, इसलिए सीपी बढ़ जाएगी, लेकिन टूटने से उनके मास घट जाएगी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ने से सीपी बढ़ी बट मास टूटने के कारण घटा, तो बढ़ने के साथ घटना इनवर्सली रिलेशन ही होगा। इस रिलेशन पे इस आई को भी आगे हमें यूटिलाइज करना है। यहां हमने सिर्फ मोलर मास के रेफरेंस में लिख लिया, लेकिन अगर सीपी के रेफरेंस में लिखते तो उल्टा लिखना पड़ता और आगे न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम्स आती। इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार और आपके लिए डिस्कस कर दूं। तो यहां से मैं आपको कलर बदल लूं। देखिए आई क्या क्या हो सकता है। आई लिखने के दो तरीके हैं। पहला आई जो हम लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे, सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी बार बार बोलता हूं, प्रीवियस वाले से कंफ्यूज नहीं होना है।
Cp इस चैप्टर के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। I, अब I लेना हमें Cp के लिए, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि ऑब्जर्व्ड, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व्ड Cp बाई, आइदर उसको आप कैलकुलेटेड कहिए या थ्योरेटिकल कहिए, वो आपकी मर्जी है। तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू या स्लैश थ्योरेटिकल, यहां लिख लीजिए, जगह बच जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Cp। तो Cp के दो रास्ते हैं, एक तो आप ऑब्जर्व Cp ऊपर लीजिए और नीचे कैलकुलेटेड, तो आपका I आ जाएगा। पर ध्यान रहे हम बात किसकी कर रहे हैं, Cp की, लेकिन वही चीज जब मोलर मास में जाएंगे तो क्या उल्टा नहीं होगा, सेम चीज देखिए, सेम I में ऑब्जर्व Cp की जगह अगर मोलर मास चले Cp और मोलर मास इनवर्सली, तो जब Cp के लिए बात किए तो ऊपर ऑब्जर्व था, अब अगर हम मोलर मास के लिए बात करें तो ऊपर ये चले जाएंगे कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी, मोलर मास की, ये थ्योरेटिकल है। और उल्टा हो जाएगा, जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन है जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। दिखने में बहुत साधारण सा लग रहा था, पर इतना साधारण रहता तो मैं रिपीट नहीं करता। सिंस हमने बोल दिया है कि चीजें जब डिसोसिएट होंगी तो आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो सिंस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा, इसलिए हमारी क्या होगी, Cp बढ़ेगी, बट उनके मास घट जाएंगे, तो इनवर्सली रिलेशन। तो देखिए I का जो न्यूमरेटर में ऑब्जर्व्ड Cp था, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हुई, जैसे ही मोलर मास की बात हुई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी इनवर्सली रिलेशन। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये छोटा सा सेक्शन लिया, मैं इसको रब करूंगा और हम देखेंगे जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो ही रहा है, एसोसिएशन भी हो रहा है, डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो कितना उसका एक्सटेंट, तो इसको पहले हम रब कर लें। तो हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, तो एक छोटा सा नोट बना देता हूं, काम आएगा। डिसोसिएशन के केस में I क्या था, ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में I लेस देन 1। बस इसको छोटा सा यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहने देंगे, इसको आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि जब एसोसिएशन हो ही रहा, डिसोसिएशन हो ही रहा, तो क्यों ना हम ये पता कर ले कि कितना एसोसिएशन और कितना डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ इसको ऐसे भी लिख लेते हैं लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला जान लीजिए आप क्या होता है और उसको किस चीज से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले डिनोट तो अल्फा से करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आगे न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत काम आने वाला है। I-1 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, N-1। इसको क्लब कर लीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। तो I इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि I हम पढ़ चुके हैं, N के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो N क्या है, अब जब डिसोसिएशन होगा और एसोसिएशन होगा, दोनों फैक्टर्स में N आएगा, तो हम दोनों के लिए यहीं पे लिख लेंगे कि ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कब, चाहे आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद जो सॉल्यूट्स के नई वाली वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पता चल जाएगा। हम एग्जांपल लेंगे, अल्फा हमने जान गया क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट होगा। आई हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसका डिसोसिएशन का एक्सटेंट पढ़ेंगे। तो फार्मूला आया हमारा I-1 डिवाइडेड बाय N-1। अब यहाँ N जो हमारा नया टर्म था उसको हमने जान लिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सॉल्यूट्स है। कब, चाहे आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम NaCl का। तो NaCl ब्रेक कैसे होगा, डिसोसिएशन का केस चल रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब जब ये डिसोसिएट हो गया तो N की वैल्यू कितनी हो गई, यू कैन क्लियरली सी 2 वैल्यू हो गई, तो N की वैल्यू कितनी डल जाएगी,
2। तो यही बताना चाह रहे थे आपको। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पढ़ लिया, तो हम पढ़ लेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये सारी चीजें अभी तुरंत काम आएगी आपको न्यूमेरिकल्स में, और इसको भी डिनोट कर देंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और ये भी अल्फा से। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो एक सेपरेटर डाल देते हैं कि ये हमारा एसोसिएशन का केस है सब, और इधर जो भी पढ़ रहे, सॉरी ऊपर वाला सारा डिसोसिएशन का है और जो नीचे पढ़ रहे हूँ सारा एसोसिएशन का है। तो इसको भी अल्फा से डिनोट करते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों अल्फा है, दोनों का डिग्री पता चल जाएगा। तो अल्फा इसकी क्या होगी लिख लीजिए। इसके अल्फा के फॉर्मूला में थोड़े से मॉडिफिकेशन आएंगे। ये i-1 है तो ये 1 - i है, बट डिनोमिनेटर में वेरिएशन क्या है कि 1 - 1/n है। n तो हम पहले ही डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या है, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर सेम है, बस अगर इसको i-1 ले लेंगे तो एक माइनस नीचे जाएगा, 1 - n - 1, दोनों माइनस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसे रहेगा तो हमें आंसर आने में दो माइनस को कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा। तो जब इसका i-1/n-1 हुआ, इसका 1 - i/1 - 1/n, n यही है। इसके केस में डिसोसिएशन के बाद था, इसके केस में एसोसिएशन के बाद। बट एग्जांपल, जैसे कोई, मैंने आपको एसिटिक एसिड वाला भी एग्जांपल दिया था, तो अगर डाइमर बनेगा, इन केस ऑफ डाइमर, तो दो चीजें मिलके एक बनेगी, और डाइमर जब बन जाएगा तो डाइमर में चीजें मिली कितनी रहती हैं, 2, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो हम इसको रब करेंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए तो मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शंस पे। तो पहले मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो डिसॉल्व क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो रहा है कहाँ पे, बेंजीन में। बेंजोइक एसिड जाके डिसॉल्व हो रहा है बेंजीन में, हमें पता है। अच्छा आगे पढ़िए। सो द डिप्रेशन ऑफ Fp = 1.62 K, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का दिया हुआ है 4.9 kg पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, हमें पता है कि बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। तो हम इसका डाइमर बनेगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि डाइमर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारा ये चीज सीख लीजिए आप, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। जैसे ही इसको हम बेंजीन में डालेंगे, ये कैसे डाइमर बनेगा, तो देखिए इसको ध्यान से। 2 मोल चाहिए इसका, C6H5C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखिए, सिर्फ मैंने उसको कॉपी किया है बस, और कुछ नहीं, ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया। सेम चीज इधर से ही बनेगी। सेम चीज है, देखिए जो चीज इधर से वही चीज बिल्कुल इधर से, कुछ अलग नहीं है। बस आपको ऐसे लग सकता है अलग है, पर कुछ भी अलग नहीं है। अब जब बेंजोइक एसिड हमने डाला है बेंजीन में, उसके मोल्स 2 होंगे, तभी तो जाके 2 डाइमर बनेंगे। तो पहले वाले का ओपन स्ट्रक्चर हमने इस फॉर्मेट में लिखा कि डबल बॉन्ड ऊपर, दूसरे वाले का ओपन स्ट्रक्चर हमने इस फॉर्मेट में लिखा कि डबल बॉन्ड O का नीचे और सिंगल बॉन्ड ऊपर। हमें पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे कौन से सिंबल आएंगे, माइनस, और इन पे कौन से आ जाएंगे, प्लस। क्लियर है। डबल बॉन्ड वाले पे डेल्टा माइनस, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और माइनस प्लस की जब पोलैरिटी डेवलप होगी तो अपने आप में जाके जुटेंगे, तो क्या बन जाएंगे, आफ्टर एसोसिएशन दे विल फॉर्म डाइमर। यही तो डाइमर है, 2 मॉलिक्यूल आके जुट गए। तो देख लिया आपने बेंजोइक एसिड का डाइमर कब, जब बेंजीन में डाल रहे हैं। तो हम इस डाइमर को पहले अभी रब कर लेंगे, ये हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, अपने न्यूमेरिकल सेक्शन पे पढ़ेंगे। तो कैसे डाइमर बना हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। गिवन डेटा हम देखते जाएंगे। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो जाके सॉल्यूट जा रहा है, सॉल्यूट का क्या होता है 2 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन W1 25 ग्राम। आगे पढ़ते जाइए, सारा डेटा दिया रहेगा आपको। 1.62 के दिया हुआ क्या, डेल्टा TF 62K, ठीक है। उसके आगे और क्या दिया हुआ आपका, देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, यानी KF भी आपका दिया हुआ है। इधर ही, अच्छा इधर जगह नहीं है, इधर लिखिए KF कितना दिया हुआ, 4.9 kg पर मोल। तो W2 2 ग्राम दे दिया हुआ है, 25 W1 दे दिया गया आपका, और डेल्टा TF 1.62 दिया हुआ है आपका, और KF भी दिया हुआ है 4.9, सब कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हमारा अभी
हमारा मकसद क्या रहेगा, हम यहाँ से M2 कैलकुलेट करके I निकालेंगे। तो दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते से मैं एक एक करके बताऊंगा। तो पहले हम M2 का जो फॉर्मूला से निकालते हैं उससे निकालेंगे। तो M2 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, देखिए हमने ये सब कुछ डिराइव किया हुआ पहले। ये वाला फॉर्मूला कहीं आपको याद आ रहा है कि M2 में न्यूमरेटर में KFW2 into 1000 होता है, और डिनोमिनेटर में आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इसको प्रूफ किया था, डेल्टा TF आता था, और इधर से कौन सा, हमेशा वही जो मोलर मास, सॉरी W1 आता था। फॉर्मूला थोड़ा आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि M2 जो मैंने बोला वो तो अब इधर आ गया है, तो इधर वाली चीजें इधर आ जाएंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में लेफ्ट राइट चलते रहता है, जैसे आपको W1 निकालना है तो इसको इधर लाएंगे तो M2 इधर आएगा। जनरली हमने M2 यहाँ पढ़ा था, इसलिए अब M2 इधर आ गया, क्योंकि हमें अभी M2 निकालना है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, सब चीजों की वैल्यू डाल दीजिए और जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। तो KF की वैल्यू देखिए क्या है, 4.9 kg पर मोल। W2 क्या है, W2 2 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 ग्राम। डेल्टा TF कितना है आपका 1.62 K। W1 कितना आपका, W1 25 ग्राम। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है यहाँ पे। आपको पता है, अगर आपको यूनिट चेक करना है तो क्या लगता था, ग्राम पर केजी। ग्राम को केजी बनाने के लिए नीचे वाला जो ग्राम रहता है उसको केजी बनाने के लिए हम लगाते हैं। इन सब को जब आप सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू मैंने आपको गिवन बता दी, फॉर्मूला भी आपको बता दिया कि KFW2 into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TFW1, सबकी वैल्यू भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है, और अगर जैसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 241.98, 241.98, और मोलर मास है तो ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई। आपने निकाल लिया अपना M2 जो आपने निकाला वो किसका निकाला आपने, किसके लिए निकाला आपने M2, बेंजोइक एसिड का। अब बेंजोइक एसिड अगर मैं सीधे लिख दूं तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, C6H5COOH। अब इसका नॉर्मल मोलर मास निकाल के हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए कार्बन 6 है तो 12 into 6 कितना होगा, हाइड्रोजन 5 है तो 1 into 5 5, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 2 है 16 into 2 32, हाइड्रोजन 1 है 1। सबको बस आपको क्लब कर लेना है, देखिए कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 2 5 5 10 और 2 12, हाथ में 1 3 4 5 और 7 12, 122 ग्राम पर मोल। ये भी आपका क्या आ गया, M2 ही तो है। तो एक M2 आपका 122 आ गया, एक M2 आपका 241.98 ग्राम पर मोल आ गया। जब आपके पास दो M2 हैं तो आप बहुत आसानी से I निकाल सकते हैं। मैंने आपको I के लिए फॉर्मूला दिया था, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ जगह की कमी है, मैं कहीं एक जगह से यहीं से रफ करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। जो मैंने लाया था वैल्यू वो आपको वहां पे लिख दूंगा। क्या लाया था हमने यहाँ से M2 का सेकेंड वैल्यू 122 ग्राम पर मोल, जो अभी हमने निकाला था इसके इस फार्मूला से C6H5COOH से, तो आया था हमारा 122। अब यहां से हमारा नया फार्मूला क्या है, जो हमने देखा हुआ नया नहीं है, I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई आ जाएगा। अब देखिए हमारा नॉर्मल मोलर मास कितना आ रहा है, हमें पता है नॉर्मली हमने जो फॉर्मूला से काउंट कर लिया था वो कितना था 122 ग्राम पर मोल। अब नॉर्मल कितना है 241.98 ग्राम पर मोल। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए, बस आपको डिवाइड करना है 122 डिवाइडेड बाय 241.98, आपको आई का आंसर आ जाएगा। तो आई कितना आ जाएगा आपका 0.504, ये आपका आई आ गया। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका आई आ गया। तो इतना हमने मेहनत किया, गिवन डेटा देखा, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज गिवन थी, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 241.98।
अब उसका मॉलिक्यूलर मास उसके फार्मूला से C का 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 5, फिर 12, फिर 16 इंटू 2, फिर 1 ऐड किया तो 122 आ गया। अब 2 मोलर मास थे तो नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल किया, I आ गया 505। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया बट आ गया। लेकिन खूबसूरती तब आती जब हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल का और हम फार्मूला जो हमने सीपी के लिए नया डिराइव किया आज एबनॉर्मल के लिए, जिसमें रेड कलर से मैंने सब में आई लगाया था, अगर उस फार्मूला को यूज करता तो ज्यादा खूबसूरती और ज्यादा स्मार्टनेस आती। तो अभी तक मैंने आपके लिए सिर्फ आई निकाला है, दैट इज 0.504। इसी आई को उस नए वाले डिराइव जो एबनॉर्मल मोलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमने फार्मूला लगाया उससे भी निकाल के दिखाऊंगा। बस आप इसको याद रखिएगा, आई 0.054, तो यहाँ 0.504। तो इसी काम को फिर दूसरे मेथड से करेंगे, हमें आगे अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर से यही निकलेगा, पर मैं दोनों रास्ता आपको सिखाना चाहता हूं। तो ये ट्रेडिशनल रास्ता हमने सिखा दिया, अब मॉडिफाइड जो वेंटॉफ ने किया था उस रास्ते से भी, क्योंकि वेंटॉफ का फैक्टर ही है तो वेंटॉफ के फॉर्मूले से निकाल के आई दिखा दूंगा। जब आई इतना आ जाएगा तब हम सेकेंड स्टेज में जाएंगे। तो सेम चीज का ऑल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट आई। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो यही आई हमने निकाल लिया था हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, बट इसकी खूबसूरती तब होगी जब इसी आई को मैं सेकेंड या ऑल्टरनेट मेथड से निकाल के दिखाऊंगा, एक ऑल्टरनेट मेथड से, और यहीं पे आएंगे फिर, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है। तो ऑल्टरनेट मेथड किसका है? टू गेट वेंट ऑफ फैक्टर। और जब निकालना ही है वेंट ऑफ फैक्टर तो हम जाके देख सकते हैं हमारे लिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारे लिए दिया हुआ देखिए डेल्टा TF, और क्या हो जाता था I इंटू KF इंटू M। ये फार्मूला सबको पता है, हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है, डेल्टा TF I KF इंटू M। सिर्फ हमने एक्स्ट्रा फैक्टर क्या जोड़ा? I। M क्या हमें पता है? मोलालिटी। तो इसको पहले डाल लीजिए। अब इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, डेल्टा TF I तो अपनी जगह पे, I को थोड़ा रेड से लिखे तो मजा आएगा, क्योंकि I ही तो निकालना है। ठीक है, KF में कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है, F थोड़ा छोटा रहता है नीचे की तरफ। अब M होता है मोलालिटी। मोलालिटी हम बार बार जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को 2 से करते हैं तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब न्यूमरेटर खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में क्या होता था हमारा? याद कीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट होता था, तो सॉल्वेंट के लिए W1, और उसको किस चीज में बदलते थे? kg में। तो ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया। आई होप आपको ये दिख रहा होगा कैमरा में। तो डेल्टा TF में सिर्फ रेड वाली वैल्यू नहीं दी हुई है और सारी वैल्यू हमें गिवन है। आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सारी वैल्यूज गिवन है। तो डेल्टा TF कितना दिया हुआ जाके देख लेंगे, 1.62 K। आई हमें निकालनी है, फिर रेड में ही रहेगा। KF की वैल्यू जाके देखिए दी हुई है 4.9 kg पर मोल, 4.9 kg पर मोल। KF हो गया, W2 भी दी हुई है, W2 2 ग्राम। गुना कितना से करना है? मल्टीप्लाई 1000। और इसमें बार बार हम क्या लगाते हैं? याद कीजिए आप, ग्राम पर केजी, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे वैल्यूज आपकी दी हुई है। M2 भी दी हुई है, M2 निकालना नहीं पड़ेगा। कितना आया था? याद कीजिए, हमने उसके फार्मूला से कैलकुलेट किया था 122 ग्राम पर मोल। उसके फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया था M2, और हमारा W1 कितना है? 25 ग्राम। तो इन सब को आप कैलकुलेट कीजिए। अगर डाउट है तो डेटा को एक बार वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो डेल्टा TF देखिए यहां से आ गया 1.62 के। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, KF की वैल्यू गिवन है 4.9 kg पर मोल, W2 भी गिवन है हमें 2 ग्राम, और 1000 से मल्टीप्लायर लगाते हैं ग्राम को पर किलोग्राम बदलने के लिए। M2 हमने निकाला था उसके फार्मूला से, याद कीजिए C6H5COOH। सबको काउंट करना होगा, 12 इंटू 6, 1 इंटू 5, 12, 16 इंटू 2 और 1 आ जाता था 122 ग्राम पर मोल। 122 ग्राम पर मोल M2 हो गया, और W1 यहाँ गिवन है 25। तो इन सब को जब मैं सोल्व कर लूंगा तो यहां से भी यही आई आ जाएगी, और यही तो खूबसूरती है। देखिए 0.504, इजंट इट इक्वल, दोनों क्या बराबर नहीं है?
इसी खूबसूरती को दिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमने पहले रास्ते से निकाला था आई, वो तो आपको हर लोग, हर टीचर वही बताएगा, आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में भी वही मिल सकता है शायद, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में। बट ये वाला जो मैंने आपको बताया, सिंस हम एबनॉर्मल का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो एबनॉर्मल वेंट ऑफ फैक्टर लगा के आई निकालने का जो मजा है, हालांकि आंसर उतना ही है, पर देखिए सिंप्लीफाइड हो गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म से आप किसी से भी निकालिए, पर ये मजेदार है। अब आई आ गया, हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन के नेक्स्ट सेक्शन में। तो पहले मैं इसको रब करके, जब हमने उसको कैलकुलेट कर लिया तो उसको फर्दर यूज के लिए हम नोट डाउन कर लेंगे 0.504, ये तो आई आया था। अब आई आ गया, हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो एसोसिएशन हो रही है। तो एसोसिएशन के लिए हम फार्मूला हमें पता है, लिख सकते हैं फॉर एसोसिएशन। और एसोसिएशन किसका फार्मूला, अल्फा का। अल्फा का फार्मूला एसोसिएशन के लिए बहुत क्लियर है, वो होता है 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर हो गया हमारा, डिनोमिनेटर मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अब जाके पीछे देखिए आज ही, ठीक है। जहां मैंने ये भी बोला था आपको जब वो पढ़ाया था कि डाइमर के केस के लिए फॉर डाइमर एन कितना होता है 2। अब सारी वैल्यू पता है हमें, तो क्यों नहीं हमें वो आंसर आ जाएगा। देखिए अल्फा के लिए सारी वैल्यू पता है, 1 आई की वैल्यू हमें पता है 0.504, 1 माइनस 1 और डाइमर की वैल्यू 2 है। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए अल्फा कितना आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, आप खुद से करिए ताकि आपकी हैबिट खराब नहीं हो। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.992। अगर आपको परसेंटेज का फॉर्म में आंसर करना है तो आप कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 99.2%। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल कराया मैंने आपको, जहां से मैंने आपको सबसे पहले आई निकालना सिखाया, दो रास्ते से, एक ट्रेडिशनल और एक हमारे बहुत ही खूबसूरत रास्ते से, वेंट ऑफ फैक्टर वाले रास्ते से। आई निकल गया, सीधा एसोसिएशन के लिए हमने फार्मूला डाल दिया, सारी वैल्यूज गिवन थी, बस डाइमर के लिए n इक्वल टू 2 डालना था, हमें अल्फा निकल गया। परसेंटेज में चाहिए तो 99.2%। तो अब इस न्यूमेरिकल के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो पहले मैं इसको रब करता हूं और फिर बढ़ेंगे आगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। 0.6 ml of acetic acid having density given a 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in Fp observed for this strength of acid was 0.0205 K. Calculate the Ventov factor and dissociation constant for acid. चलिए तो देखें क्या क्या हमें पता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें गिवन है एसिटिक एसिड, गिवन है डेंसिटी के फॉर्म में, रिजल्ट में इतना डिप्रेशन ऑफ एफपी भी गिवन है, कैलकुलेट द वेंटॉफ फैक्टर। चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो आपको पता है क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। पर यहाँ डेंसिटी के फॉर्म में गिवन है, तो वेट को डेंसिटी से क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए वॉल्यूम हमें गिवन है 0.06 ml, 0.6 ml। डेंसिटी गिवन है 1.06 ग्राम पर ml। देखिए वॉल्यूम डाल दिया हमने, कहां से, 0.6 ml क्लियरली गिवन है, डेंसिटी भी गिवन 1.06 ग्राम पर ml, मोल नहीं ml, डिवाइडेड बाय m। m क्या है हमारा, निकाल लीजिए इसका m कितना आएगा। देखिए CH3COOH, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 into 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 2 32, हाइड्रोजन 1 2 3 2 5 3 8 और 2 10 0, हाथ में 1 1 3 4 1 5 1 6, 60 ग्राम पर मोल आ तो गया, 60 ग्राम पर मोल, तो वही डाल देंगे 60 ग्राम पर मोल। और निकाल क्या रहे थे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसको जब सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको पूरा ऊपर नीचे सब कुछ सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0106। और सिंस n है तो n क्या होगा, मोल्स ही होगा। इसको एक बॉक्स में डाल देंगे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को, इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर लेंगे ताकि जगह बनेगा थोड़ा।
निकाल लिया है मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम इसका यूटिलाइज करेंगे और निकाल लेंगे मोलालिटी, मोलालिटी दैट इज स्मॉल m। तो मोलालिटी में सबसे पहले न्यूमरेटर में यही आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो डायरेक्टली लिख लीजिए 0.0106 मोल। अब डिनोमिनेटर में क्या आता है मोलालिटी में, हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, पर हमें केजी में दिया हुआ नहीं है, तो हम कन्वर्सन फैक्टर लगा लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से केजी में आ जाएगा। कहाँ गया, हाँ 1 लीटर 1000 ml लगा लिया हमने, और उसका 1 ग्राम पर ml लगा लेंगे, तो ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम केजी में चेंज हो जाएगा। तो इन सब को जब डिवाइड कर लेंगे, कन्वर्सन फैक्टर्स पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका मैथमेटिकल टूल है। मैंने तो कर दिया है, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ से कुछ भी हुआ नहीं है, सिर्फ डेसिमल का कन्वर्सन हो रहा है, तो देखिए क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ ग्राम को केजी लिख दूंगा और वही चीज रहेगा, तो मोलालिटी भी वही रह जाएगी जो वो थी। अंतर समझ में आ रहा है आपको, यहाँ मोल के केस में था, यहाँ मोल पर केजी, सॉरी मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो मोलालिटी भी हमने निकाल लिया। अब जब हम मोलालिटी भी निकाल लिए हैं, तो हमें पता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ का क्या होता है, केएफ इंटू एम। और केएफ जब हमने पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप इसके वैल्यू को याद कर लीजिएगा, गिवन हो भी सकता है, गिवन नहीं भी हो सकता है। केजी पर मोल 1.86 केजी पर मोल। मोलालिटी यहाँ आ चुकी है आपको 0.0106 मोल पर केजी। सोल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 0.01, सॉरी जब इसको आप सोल्व करेंगे तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा 0.0197, क्या आ जाएगा आपको डेल्टा टीएफ। अब तक हमने क्या निकाल लिया, हमारा डेल्टा टीएफ। एक बार ध्यान से मैं आपको बता दूंगा फिर से कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपने सॉल्यूट एसिटिक एसिड के निकालने की कोशिश की। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट गिवन नहीं था तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोलालिटी का न्यूमरेटर ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली पुट कर दिया 0.0106 पर मोल डिवाइडेड बाय, अब हमें केजी में जाना है। क्यों, क्योंकि जब हम मोलालिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी के लिए हमने कन्वर्सन फैक्टर डाल दिया, मोलालिटी आ गया 0.0106 मोल पर केजी। अब जब हमें मोलालिटी आ गई तो ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं डेल्टा टीएफ का, केएफ इनटू एम। केएफ मैंने आपको बोला है वाटर के लिए हमेशा क्या रहता था, फिक्स रहता था 1.86 केजी पर मोल, ये हमने निकाल रखा है। दोनों को सोल्व कर दिया, डेल्टा टीएफ आ गया हमारा कितना 0.0197 के। अब जब हमें डेल्टा टीएफ आ गया, और एक हमें देखिए ध्यान से, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी दिया रहेगा। देखिए डिफरेंशियल इन एफपी गिवन है, तो जब दो आ गए तो एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे और आई आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको मैं रब करता हूं और तब मैं आपको इसको फ्रेश। तो एक डेल्टा टीएफ हमने कैलकुलेट कर लिया, एक डेल्टा टीएफ हमें गिवन है, और हमें पता है कि जब दो चीजें मिल जाएगी तो आई निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमरेटर में ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ, याद रहे कि डेल्टा टीएफ सीपी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मोलर मास नहीं है, दोनों में इनवर्सली रिलेशन होता है। और नीचे कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ, देखिए कैलकुलेट हमने कितना किया 0.197, और ऑब्जर्व कितना किया मैंने देख लीजिए। और यहाँ पे मत बनाइए, तो फॉर्मूला है, आगे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब आई इक्वल टू 0.0205 के डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ 0.0197 के। जब दोनों को सोल्व कर लेंगे आपको तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.04, ये हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी। अब एक डिजिट और अगर कंसीडर करेंगे तो एक और 1 भी आएगा, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। आई हमने निकाल लिया है, अब आई निकाल लिया है तो मूव करेंगे किधर, अल्फा की तरफ। तो इसको रब कर लें, इसका भी काम हो चुका है। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू हमने डेल्टा टीएफ की यहाँ डाल ली है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आई को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। तो अब सिर्फ इसकी वैल्यू को रखिए। चलिए, अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हमें पता है कि क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। इतना डेंसिटी ऑफ इतना एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जाके क्या होगा, डिसोसिएशन ही होगा। कैसे होता है आप देख लीजिए,
वो मैं दिखा दूंगा, पहले आप लिख लीजिए फॉर डिसोसिएशन हमने निकाला है आई, हमारा ड्यू है अल्फा, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए i माइनस 1, पता है पुराना फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, n माइनस 1, ठीक है। i हमें गिवन है, n हमें पता है, n हमने नंबर ऑफ मोल्स सबसे फर्स्ट में वही निकाला था, तो सारी वैल्यू को डाल दीजिए। सॉरी n डिसोसिएशन है, कितने मोल में डिसोसिएट होगा एसिटिक एसिड, CH3COO माइनस H प्लस, तो क्या कर लीजिए वैल्यूज डाल लीजिए। i कितना है 1.041 माइनस 1 और डिसोसिएट 2 मोल में हो रहा है, तो ये नया सब कुछ क्लियर है, 1 घटेगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। नीचे भी n की वैल्यू डालिए ना, n 2 मोल्स में टूट रहा है, क्यों, CH3COO माइनस एंड H प्लस, जैसे Na प्लस Cl माइनस 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर का काम खत्म, सिर्फ 1 घट जाएगा, तो बहुत इजी आ गया, कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा हमें, 0.041। अब अल्फा भी निकल गया हमारा आई भी निकला हुआ है, तो अल्फा और आई को नोट करेंगे और हम निकालने जाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी आई यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा इसके ऊपर नोट कर देता हूँ 0.041। अब ये दो चीज हमने कैलकुलेट कर ली है, आगे चलेंगे अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, तो इसको रब कर लो ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। तो अल्फा और आई हमने दोनों निकाल लिया है, अब हम जरा देख लें कि डिसोसिएट कैसे होगा हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COO माइनस एंड H प्लस, यही तो होगा, और तो कुछ होने की जरूरत नहीं है। अब इनिशियली अगर इनके n मोल होंगे, अभी तो डिसोसिएशन शुरू ही नहीं हुआ, तो ये लोग डिसोसिएट नहीं किए होंगे। कुछ टाइम के बाद अगर इसका डिसोसिएशन शुरू हो जाए, सपोज n में से इसका n अल्फा चले जाए, तो इनके भी n अल्फा बनेंगे, इनके भी n अल्फा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो n अल्फा मोल गया, n अल्फा मोल बना, n अल्फा मोल बना, n अल्फा मोल बना। अब हमें पता है Ka क्या होता है, इसको अगर चाहे तो हम n कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब हमें पता है Ka क्या होता है, K होता है प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लीकेशन n अल्फा इंटू n अल्फा डिवाइडेड बाय n इंटू 1 माइनस अल्फा। n की वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा है तो देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स के दोनों के मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हमने n सबसे पहले निकाला था इस क्वेश्चन में, आप याद कीजिए 0.0106 n सबसे पहले निकाला था, और अल्फा यहाँ बोर्ड पे ही है, तो n सबसे पहला जो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाला था, जब सबको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू अल्फा की वैल्यू सबको मल्टीप्लाई सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी आपको 1 सोल्व कीजिए, आई थिंक 1.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यस, नहीं तो आप सोल्व करके कंफर्म कर लेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किसी यूनिट की जरूरत नहीं है, और कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। n की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल ली थी, अल्फा की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिर्फ Ka की वैल्यू सिंप्लीफाई करना है, तो 1.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो, और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिव्यू कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेक्शन पे, तो तब तक अंटिल देन थैंक यू।